कैसे हो मेरे भाइयों? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए आप सभी का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा। बहुत रेयरली होते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो इस बारे में बात करेंगे आपसे। वो अपना बिजनेस नहीं बताएंगे, किसी और को शेयर नहीं करेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें। अभी तक तो मैंने देखा नहीं किसी इन्फ्लुएंसर ने इस बारे में बात की, बट मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी। उसमें मैंने लिखा था कि आस्क मी एनीथिंग। तो उन सभी जितने भी मेरे भाइयों ने ये मैसेज किया कि भाई हमें ये बताओ कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं ब्रांड से। तो ये बहुत ही यू नो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहली चीज़ तो, और जितने भी लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, अपना इंस्टाग्राम पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फैशन इन्फ्लुएंसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं बेसिकली, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आजकल कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, तो नो कंपटीशन भी थोड़ा हाई हो चुका है। तो इस बीच में हम स्पॉन्सरशिप कैसे लें ब्रांड से, और मैंने कैसे ली, और मुझे कैसे स्पॉन्सरशिप मिली ब्रांड से। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों से, आप जो भी मुझसे पूछते हो, मैं आप उन पे वीडियो बना सकूँ और वो आंसर कर सकूँ जो एक्चुअल में हुआ है और हो सकता है आप लोगों के साथ भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैं क्या था और क्या हो गया। जब तक आप मेरी स्टोरी नहीं सुनोगे तब तक आप सारी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे, और आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है। तो ये बात है, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, फर्स्ट ईयर की बात है। तब मुझे उससे पहले जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने जिम ज्वाइन करी, मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हुआ करता था, और मतलब मैं इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं था, स्किनी सा था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, और मतलब मेरा एटमॉस्फेयर इतना एनर्जेटिक नहीं रहता था। ठीक है। तो स्किनी सा बंदा था, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा। कोई लड़की बात करना पसंद नहीं करती थी, ना ही मैं भी लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि कोई भाव ही नहीं देती। तो फिर उसके बाद हट ही गया था कि यार नहीं, करना ही नहीं है। तो फिर जैसे ही मैंने जिम ज्वाइन करी, तो पहली चीज़ तो जिम ज्वाइन करना ही बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कितने आगे तक फिटनेस इंडस्ट्री को फॉलो करता रहूँगा, फिटनेस इंडस्ट्री में रहूँगा। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है। मैंने बस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम ज्वाइन कर दी थी। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने जिम ज्वाइन क्यों करी थी। ठीक है। क्योंकि वो पहले वाली चीज़ों में बता रखा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि माई स्टोरी। तो उसमें मैंने बताया था कि रीज़न क्या था जिसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन करी थी। तो मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना था, अच्छा दिखना था, और मैं चाहता था कि मैं अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकूं, मोटा हो सकूं, अच्छा दिख सकूं। ठीक है। प्रेजेंटेबल लग सकूं। सो ये मेरा रीज़न था, और एक मेन रीज़न था जो उसमें है। तो ऐसे मैंने जिम स्टार्ट करी। सो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ तक ये फॉलो करूँगा फिटनेस इंडस्ट्री को। सो स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे प्रोटीन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, सप्लीमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे लगता था कि बॉडी सिर्फ खाना खा के बन जाएगी, रोटी सब्जी खा के बन जाएगी, अंडे खा के बन जाएगी। बट ऐसा नहीं था। इसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, और बहुत ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने जिम ज्वाइन करी। मुझे कोई एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं, कुछ डाइट की नॉलेज नहीं, बस कर दी। वहाँ पे एक ट्रेनर था जिस जो सबको गाइड करता रहा। बेसमेंट में जिम हुआ करती थी, तब छोटी छोटी जिम थी। तो हम जाते थे, वो वर्कआउट बता देता था, ये करना है, वो सब कर लेते थे। और वो बता देता था कि अंडे खा लेना, रोटी सब्जी खा लेना, ये सब खा लेना। तो वो सब करता रहा। 1 साल तक मैं ये सारी चीज़ें ही करता रहा। इतना ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिला अच्छा, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेनर सही नहीं था। तो जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में आया, मुझे चीज़ें पता लगने लगी कि प्रोटीन सप्लीमेंट होता है, उसको लेना पड़ेगा अगर मैं चिकन नहीं खाता, अंडे नहीं खाता, या फिर प्रॉपर प्रोटीन इनटेक नहीं हो रहा मेरी
वेट के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता लगने लगी धीरे धीरे, एक्सरसाइज के बारे में पता लगने लगा, स्ट्रेचिंग का इम्पोर्टेंस पता लगने लगी, पोस्चर की इम्पोर्टेंस पता लगने लगी, और कैसे वर्कआउट स्प्लिट बनाना है, ये सारी चीज़ें पता लगने लगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, धीरे धीरे बॉडी बनने लगी, रिजल्ट देखने को मिले। थर्ड ईयर में आके मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया। फिर यार आउटफिट पे इतना ध्यान नहीं देता था, बट फिर भी अच्छा लगता था, प्रोटीन मिल जाता था। ठीक है, तो ये हुआ, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा फिटनेस में। मैं अपने आप को देख के शीशे में, मिरर में देख के लगता था कि यार ये कोई अलग ही इंसान है, क्योंकि पहले मैं ऐसा हुआ करता था और फिर उसके बाद मैं चेंज हो गया। तो अपने आप को मिरर में देखना, ट्रांसफॉर्मेशन अपना देखना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि यार मैं कहाँ से कहाँ तक आ रहा हूँ, कैसे लाइफ बदल रही है मेरा, मैं कैसे दिख रहा हूँ, कितना अच्छा दिखने लग गया हूँ अब। तो ऐसे होता गया, 3 साल हो गए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्रोटीन में कितने ब्रांड थे, आउटफिट्स जो जिम वेयर्स होते हैं उनमें कितने ब्रांड्स थे, क्योंकि पहले टाइम पे इतने ज़्यादा कोई ब्रांड्स नहीं थे। अभी फिटनेस का इतना ज़्यादा बूम आ चुका है कि हर कोई अपना फिटनेस ब्रांड ओपन कर रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ब्रांड ओपन कर रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया इन सारी चीज़ों में। पहले इतने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कम, रेयरली हुआ करते थे, सारी चीज़ें बाहर की इंडस्ट्री को फॉलो करते थे सब। और अब तो इंडिया में इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पे है, पहुंच चुके हैं। सो तब मुझे नहीं पता था कि मैं इंस्टाग्राम पे आके फिटनेस वीडियोस डालूंगा। मैं ऐसे ही नॉर्मली फ़ोटोज़ डाल देता था कि ठीक है, अच्छा दिख रहा हूँ, फ़ोटोज़ डाल दो। क्योंकि इंस्टाग्राम, कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इंस्टाग्राम को मैं कभी अपना, इंस्टाग्राम से मुझे काम मिलने लग जाएगा, मैं पैसे इंस्टाग्राम के थ्रू कमाने लग जाऊंगा, अपना करियर ही इंस्टाग्राम को दे दूंगा, और सब चीज़ें छोड़ के मैं इंस्टाग्राम पे लग जाऊंगा, यूट्यूब पे लग जाऊंगा। और कैसे आप उस चीज़ को फास्ट अप कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैं फैशन मॉडलिंग तो कर ही रहा था, फिटनेस मॉडलिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा, अच्छा दिखने लगा, तो मेरे पास काम आने लगे फैशन के, मतलब शूट्स आने लगे, अलग अलग ब्रांड से, क्लोथिंग ब्रांड के बेसिकली। तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही आने लगे वो भी। और मैं अपना पोर्टफोलियो जो मेरा बनाया था, फोटोज क्लिक करवाता था, वो मैं ब्रांड्स को भेजता था कि ये देखो मेरा पोर्टफोलियो है, अगर कोई काम है तो मुझे दे देना। तो कॉलेज के थर्ड ईयर तक की बात है, कॉलेज के थर्ड ईयर की बात है। वैसे धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे फैशन से काम आने लगा, ब्रांड्स अप्रोच करने लगे, ब्रांड्स मतलब ई कॉमर्स शूट, बेसिकली फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनके काम आने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना फैशन इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करें। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ फैशन इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करी इंस्टाग्राम पे ओनली। ठीक है, और मेरा फिटनेस तो चल ही रहा था। ठीक है, तो फैशन मॉडलिंग स्टार्ट करी जैसे ही, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पे आने लगी। मैं फ़ोटोज़ क्लिक कराता था और उनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलता था मुझे इंस्टाग्राम पे। बट क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जाके स्टक हो रही थी चीज़ें कि यार वो नहीं हो रही थी काम। अच्छे लाइक्स भी आते थे बट ब्रांड्स अप्रोच नहीं करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ 600 फॉलोवर से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे 1000 हुए, 2000 हुए, पर ब्रांड्स अप्रोच ही नहीं कर रहे थे। ना ही ब्रांड्स कपड़े देते थे ताकि हम शूट कर सके। तो हम स्टार्टिंग में खुद ही के कपड़े पहनते थे और खरीद के लाते थे, उन्हीं का शूट करते थे और पोस्ट करते थे इंस्टाग्राम पे। तो हम धीरे धीरे ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया, फैशन मतलब जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं उनको। ठीक है, तो वो बोलते थे कि बार्टर करेंगे, हम बार्टर में भी खुश हो जाते थे कि बार्टर में एटलीस्ट कपड़े तो मिलेंगे, और उनका फोटो क्लिक करवा के ब्रांड को मतलब कपड़े रख लेंगे। ठीक है, पैसे नहीं देते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सारी चीज़ें सही चल रही थी, कब बीच में रुक जाती थी, चलने लग जाती थी। तो फैशन में बहुत सारे रुकावटें तब आई जब हमारा काम स्लो हो गया, बिकॉज हमने दूसरे लोगों को अपने ग्रुप में ऐड किया। ठीक है, तो हमेशा यार ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी गोल या फिर किसी ड्रीम के लिए भाग रहे हो, चेस कर रहे हो ना, तो कभी भी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मत ऐड करो जिसका गोल अलग है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि यार स्टार्टिंग में उसने बोला है कि गोल सेम है, बट वो बीच में आके डगमगा रहा है चीज़,
तो उससे तभी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब दो माइंड क्लैश करते हैं ना, तो रास्ता टूटता ही है। ठीक है भाई, सब अलग ही हो जाएंगे। और जिस इंसान को हमने अपने ग्रुप में ऐड किया, उसका माइंड अलग तरीके से वर्क कर रहा था और हमारा वर्क अलग तरीके से चल रहा था। मेरा एक फ्रेंड है जो फैशन इन्फ्लुएंसिंग करते थे, हम दोनों, मतलब हम दोनों साथ में फैशन इन्फ्लुएंसिंग करते थे इंस्टाग्राम पे। तो हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। उस थर्ड पर्सन को हमने अपनी लाइफ के अंदर ऐड किया जस्ट बिकॉज हमारा काम डिवाइड हो जाए, फोटोग्राफी वीडियोस बनाना वो हैंडल कर ले, एडिटिंग हम कर ले। तो जैसे ही वो एंटर हुआ, उसने अपने आइडियाज पुट करने लग गया, वो अपने इस सिनेरियो के बीच में, मतलब हमारी वर्क के बीच में आइडियाज स्टार्ट हो गए, इधर से उधर आने लगे। तब जाके चीज़ें ना खराब होने लगी, जिसकी वजह से फिर कोरोना बीच में आ गया, तो सारी चीज़ें अलग हो गई और हमारा वहाँ काम रुक गया, काम रुक गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं तब तक तो फिटनेस में था ही, फिटनेस चल ही रही थी मेरी अच्छी। और फिर क्या हुआ, ऐसे उसका काम भी अलग हो गया। फिर ऑफ कोर्स हम एक ऐसी एज में आ गए थे जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, घर वालों से नहीं ले सकते थे। तो हमने उसने अपना जॉब स्टार्ट कर दी और मैं अपने फिटनेस को कंटिन्यू करने लगा, क्योंकि मेरे पास तो वर्क आ रहा था, फ्लिपकार्ट अमेज़न ऐसे छोटे जगह, छोटी मोटी जगह से काम आता था। तो मेरा थोड़ा सा चल जाता था, जिसमें मैं पैसे अपने चीज़ों पे लगा सकता था, खरीद सकता था। बट उसको नहीं मिल रहा था क्योंकि वो स्टार्ट ही कर रहा था ये सारी चीज़ें। तो उसने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया और फिर मेरा फिटनेस चल रहा था, तो मैं अपना फिटनेस पे भी था और फैशन मॉडलिंग में भी था। बट धीरे धीरे मेरा फैशन मॉडलिंग वाला चीज़ तब ख़त्म हो गई जब वो प्रॉपरली इन सारी चीज़ों से हट गया। ठीक है, और मेरा प्रॉपर फिटनेस में आ गया। तो जैसे मैं फिटनेस में आया, एक साल और मैंने इन सारी चीज़ों पे अपने फिटनेस को और अच्छा करने लगा। फिर उसके बाद मैं फिटनेस वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगा। अब धीरे धीरे पोस्ट करने लगा, मेरी रीच बढ़ना स्टार्ट हो गई, मेरे फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, लोगों को पसंद आने लगा। उस टाइम में भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी फिटनेस में भी, क्योंकि पहली चीज़ तो इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं हुआ करती थी, नॉर्मल वीडियोस हुआ करते थे, वीडियोस डालने के, फोटोज डालने का। तो उनसे रीच बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। तो मैं कभी जल्दी हाइप मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। तो जैसे जैसे मैं इसको कंसिस्टेंटली करता रहा, धीरे धीरे मुझे मेरी रीच बढ़ना स्टार्ट हुई। ऐसे नहीं कि एकदम से मेरी रीच इतनी ज़्यादा हो गई या फिर एकदम से मैं इतना जल्दी ग्रोथ मिली मुझे इंस्टाग्राम पे, बट धीरे धीरे होने लगी ये सारी चीज़। जो मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो सही जगह पे लग रही है। अभी भी मुझे बहुत और मेहनत करनी है ताकि मेरी रीच और अच्छी हो और हम अच्छी फैमिली बना सके और मैं अपने ऑडियंस से बात कर सकूँ इन सारी चीज़ों पे, और एक मीटअप अरेंज कर सकूँ, हम सब साथ में बैठ के आइडिया शेयर कर सके। सो ये सारी चीज़ें ऐसे स्टार्ट हुई। मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, 15,000 हुए, 20,000 हुए। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हे लेट्स कोलैब, मैं आपके लिए रील बना दूंगा और आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, दैट्स माय चार्जेस। ठीक है, तो कई ब्रांड्स एग्री नहीं करते थे, क्योंकि मैं इतना अच्छा पिच नहीं कर रहा था। ओके, और मुझे नहीं पता था कि किस स्टाइल से पिच करना है, किस टैक्टिक से पिच करना है, ऐसा क्या पिच करूँ कि ब्रांड्स हाँ कर दे, पैसे भी दे दे और हाँ भी कर दे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें देखने लगा। फिर जैसे जैसे मेरी रीच बढ़ने लगी, और तो मुझे अभी भी याद है जब मेरे 20,000 या 25,000 फॉलोअर्स थे, तब मेरे पास पहली स्पॉन्सरशिप आई थी, वो भी एक सप्लीमेंट ब्रांड की, जो मुझे बहुत कम पे कर रहा था। बट मुझे उसके साथ काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, परमानेंट कोई भी नहीं थी। ठीक है, तो जब वो आई तो मैं खुश था क्योंकि मेरे पास पहली स्पॉन्सरशिप थी। और वो अब एक ऐसा ब्रांड है जो हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहा है। 25 जैसे हुए, फिर मेरी रीच धीरे 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 इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मेरे ऑलमोस्ट 100 क्रॉस कर गई।
ठीक है। तो जैसे ही 100 क्रॉस करी तो ब्रांड को ऑफकोर्स फायदा हुआ कि 25 पे हमने एग्री किया था, ना होगी 100 के। तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे इतने कम पैसों में नहीं करना चाहिए था काम। ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें हुई और फिर मुझे दूसरा ब्रांड मिला और उसने मुझे अच्छा अमाउंट पिच किया और हम एक अच्छे टर्म्स के साथ एग्री हुए, सारी चीजें हुई। तो ये जो भी प्रोसेस था इसमें मेरी सबसे पहली चीज थी, मुझे बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिली मेरी मिस्टेक से। कंसिस्टेंट रहा, हार्ड वर्क करता रहा, गिव अप नहीं किया और ऐसे लोगों के साथ देखो, अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो आपकी फील्ड के हो, तो आप अकेले रहो और अपने गोल, अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जिनका गोल अलग है, जिनका सोचने का तरीका अलग है आपकी सोच से, क्योंकि वहां पे क्लैशेस होंगे। ठीक है। तो ये मुझे चीजें पता चली। फिर उसके बाद अब कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप अप्रोच करते हैं। सपोज करो आपके, सबसे पहली चीज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, दूसरी चीज वो पब्लिक होना चाहिए और तीसरी चीज आपको उस पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। ठीक है। रीच मिल रही है नहीं मिल रही इससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में जो पोस्ट कर रहे हो बस अपना कंटेंट हमेशा अच्छा रखना, नीश पकड़ के रखो। ठीक है। या तो आप फैशन में हो तो सिर्फ फैशन को दिखाओ, फिटनेस में हो तो सिर्फ फिटनेस दिखाओ। फैशन में बहुत ज़्यादा पैसा है क्योंकि फैशन में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फिटनेस में कम पैसा है क्योंकि फिटनेस में बहुत कम ब्रांड्स हैं। बट आने वाले डेज में फिटनेस में भी काफ़ी ब्रांड्स हो जाएंगे। ठीक है। बट फैशन में अभी भी ब्रांड्स हैं, तो अभी भी फैशन में घुसना इज नॉट अ हार्ड टास्क। फिर जब आपने नीश पकड़ ली तो अब आपको ऑडियंस क्रिएट करनी है कि ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस आपको फॉलो करे। सपोज करो आप ट्रैवल हो, आप इन्फ्लुएंस आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपको पहले नीश पकड़नी पड़ेगी। या तो ट्रैवल, फैशन, मेकअप, फूड, ट्रैवल, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की ऑडियंस है। फिटनेस की देखना चाहता है वो फिटनेस वाली चीजें देखेगी और जो फिटनेस ऑडियंस होगी वो फिटनेस वाले लोगों को फॉलो करेगी। जो ट्रैवल वाले हैं वो ट्रैवल ब्लॉगर को फॉलो करेंगे, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेंगे। तो सब ऑडियंस एक ऐसे इंसान को फॉलो करना चाहती है जो उनको रिलेट कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है आप क्या कंटेंट बनाना चाहते हो। ठीक है। फिटनेस तो फिटनेस होना चाहिए, फैशन तो फैशन होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि अभी फिटनेस डाल दिया बाद में फैशन डाल दिया फिर बाद में उसके बाद क्या डाल दिया, तो ऐसे आप ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जल्दी। और आप भी खुद सोचोगे कि यार इतने टाइम पे इतना वर्क कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो एक निश पकड़ के रखो। स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, बट धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिलने लगेगी, जो भी आप चाहिए, जितनी भी आपको रीच चाहिए वो धीरे धीरे मिलने लगेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कंसिस्टेंटली और हार्ड वर्क। ठीक है। यही मैटर करता है। अब मान के चलो आपको इस फिटनेस में, मैं फिटनेस का आपको बता देता हूँ। अगर आपके सपोज 5,000 फॉलोवर्स हैं, ठीक है, आपकी रीच अच्छी जा रही है, सबसे पहला ब्रांड है अवतार। इसको आप पिच कर दो। ये हर ब्रांड के, हर इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर लेता है, क्योंकि मैंने देखा है कि 1-2 हजार फॉलोअर्स वालों के साथ भी इसने कोलैब कर रखा है। स्टार्टिंग में शायद पे ना करे इतने कम फॉलोअर्स को, बट बार्टर कर लेगा ताकि आपका सप्लीमेंट का फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। हालांकि मैं इसके लिए, इसके साथ इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि सी सपोज करो आपके पास एक ब्रांड है, वो हर कोई यूज कर रहा है, हर इन्फ्लुएंसर एक ही ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, बड़े से बड़ा भी, छोटे से छोटा भी और मिडल से मिडल भी। ठीक है। एक ही ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। अब वहां पे आपकी इमेज खराब हो जाती है क्योंकि आप अलग नहीं लग रहे हो उनसे। सब लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, ये भी इसको प्रमोट कर रहा है, वो बड़े से बड़े वाला भी तो छोटे से छोटा भी, 1-2 हजार वाला भी इसी को प्रमोट कर रहा है। तो वहां पे अगर आपको अलग पहचान बनानी है अपनी, तो ब्रांड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें मत सोचना, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में जो भी मिल रहा है करते रहो, बार्टर मिल रहा है बार्टर कर लो। धीरे धीरे ही आपकी ग्रोथ मिलेगी, धीरे धीरे ही आप पैसे कमा पाओगे। फिर जैसे ही आपको लगे कि आपकी रीच बहुत अच्छी जा रही है, 5,000 फॉलोअर्स पे भी आपकी रीच बहुत अच्छी जा रही है, 100K 200K जा रही है, तो आप ब्रांड से पैसा लेना स्टार्ट कर दो। ब्रांड को खुद आगे से मैसेज करो कि हे, जो भी नाम है, I want to collab with you. One reel this much, story this much, static this much. We can negotiate. That's my number. If you're interested, और उसको अपनी रीच की फोटो शेयर कर दो। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के फेज होता है। ऐसा
ऑफ कोर्स आप लोग जब आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे तब आप नहीं करोगे, तब आपको खुद ही ब्रांड अप्रोच कर लेगा। बट स्टार्टिंग में अगर आपके कम फॉलोअर्स है ना, ये टैक्टिक्स यूज करो। आप अपने काम के लिए मांग रहे हो यार, आपको पैसा कमाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। लेट्स सी, बाय।